सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 से 12 तक चलने वाली आरबीएससी की हिंदी व्याकरण एवं रचना किताब, जिसमें व्याकरण पढ़ेंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4। अध्याय 4 का नाम है शब्द विचार ख। जब जब एक जब शब्द शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूपों में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों को दो भेद किए गए हैं। शब्द एक है विकारी, पहला, दूसरा है अविकारी। विकारी शब्द में आते संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जबकि अविकारी शब्द में आते हैं क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। संज्ञा साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा एक स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है तथा सुंदरता एक गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम है, अतः चारों संज्ञाएं हुई। इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा की परिभाषा किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद है। पहली है जातिवाचक संज्ञा, पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब पहली देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। प्राय व्यक्ति संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूलों, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। तीसरी है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। आइए देखते हैं कौन कौन से। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनता है। शिशु का शैशव या शिशुता, विद्वान का विद्वता, मित्र का मित्रता, पशु का पशुता, पुरुष का पुरुषत्व, सती का सतीत्व, लड़का का लड़कपन, गुरु का गौरव, बच्चा का बचपन, सज्जन का सज्जनता, आदमी का आदमियत, इंसान का इंसानियत, दानव का दानवता, बूढ़ा का बुढ़ापा, बंधु का बंधुत्व, व्यक्ति का व्यक्तित्व, ईश्वर का ऐश्वर्य, चोर का चोरी, ठग का ठगी। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं।
मम से ममता या ममत्व, स्व से स्वतव, आप से आपा, सर्व से सर्वस्व, निज से निजतव, अपना से अपनापन या अपनत्व, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, कठोर से कठोरता, विधवा से वैधव्य, चालाक से चालाकी, शिष्ट से शिष्टता, ऊंचा से ऊंचाई, नम्र से नम्रता, बुरा से बुराई, मोटा से मोटापा, स्वस्थ से स्वास्थ्य, मीठा से मिठास, सरल से सरलता, सूर से सूरता या शौर्य, चतुर से चतुराई, सहायक से सहायता, सहायक से सहायता, आलसी से आलस्य, गर्म से गर्मी, निपुण से निपुणता, बहुत से बहुतायत, मूर्ख से मूर्खता, वीर से वीरता, न्यून से न्यूनता, आवश्यक से आवश्यकता, हरा से हरियाली, पतित से पतन, छोटा से छुटपन, दुष्ट से दुष्टता, काला से कालीमा या कालापन, निर्बल से निर्बलता, क्रिया से भाववाचक संज्ञा, सुनना से सुनवाई, गिरना से गिरावट, चलना से चाल, कमाना से कमाई, बैठना से बैठक, पहचानना से पहचान, खेलना से खेल, जीना से जीवन, चमकना से चमक, सजाना से सजावट, लिखना से लिखावट, पढ़ना से पढ़ाई, जमना से जमाव, पूजना से पूजा, हंसना से हंसी, गूंजना से गूंज, जलना से जलन, भूलना से भूल, गाना से गान, उड़ना से उड़ान, हारना से हार, थकना से थकावट या थकान, पीना से पान, बिकना से बिक्री। अब वैसे भाववाचक बनने वाले शब्द, दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी, दिक से धिक्कार, शीघ्र से शीघ्रता, मना से मनाही, निकट से निकटता, नीचे से नीचाई, समीप से सामीप्य। अगला टॉपिक देखेंगे सर्वनाम। भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। क्या, एक बार दोबारा और देखते हैं। भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोषों से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है। जैसे सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। इसके स्थान पर यदि यह कहा जाए कि सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, यह वह सीता की जगह आ गया, तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल एवं सुंदर बन जाएगा। परिभाषा है इसकी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम 3 भागों में बांट के देखेंगे। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आते हैं मैं, हम, जो, सो। मध्यम पुरुष में आते हैं तुम, आप, उसका, कौन। अन्य पुरुष में आते हैं वह, वे, किससे स्वयं या स्वयं है। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे
उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। वह है मध्यम पुरुष, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बात की जाए। उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब। तीसरा है अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम या अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वे लोग, ये, यह, आप। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे। इसके मुख्य दो प्रयोग है। निकट की वस्तु के लिए यह, ये। दूर की वस्तु के लिए वह, वे। अनिश्चयवाचक, जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कुछ, कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जैसे कोई उसे बुला रहा है। जबकि कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको। जो सोएगा सो खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, किससे, कौन। वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, कल तुम किससे बात कर रहे थे, आज तुम्हें क्या चाहिए। अगला है निजवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आप अपने घर कब जा रहे हैं। इन वाक्यों में अपनी तथा अपने शब्द निजवाचक सर्वनाम है। अगली है क्रिया। क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रिया पद के माध्यम से ही होती है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। धातु हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप ही धातु है। धातु में ना जोड़ने से हिंदी की क्रिया पद बनते हैं, जैसे पढ़ना, पढ़ पिलसना, पढ़ना, उठ पिलसना, उठना। परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया दो भागों में बंटी है, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक क्रिया को हम दो भागों में बांट के देखेंगे। एक कर्मक, दूसरी है द्विकर्मक। जबकि संरचना के आधार पर देखते हैं कि संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। काल के आधार पर देखते हैं भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किए जाने वाले भेद कर्म के आधार पर क्रिया के भेद के अंतर्गत आते हैं। इस आधार पर क्रिया के प्रमुख दो भेद है,
सकर्मक क्रिया से अर्थात सहित। अतः सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। परिभाषा है जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है या गीता सितार बजा रही है। अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है तो उत्तर होगा चित्र या कर्म। चित्र कर्म है तथा गीता क्या बजा रही है तो उत्तर होगा सितार कर्म है। सकर्मक क्रिया के दो भेद है। सकर्मक क्रिया के दो भेद है। एक कर्मक जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पढ़ रही है, यहाँ माँ के द्वारा एक ही कर्म पढ़ना हो रहा है। द्विकर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर। किसे सिखा रहे हैं? छात्रों को। छात्र सीख रहे हैं। इस प्रकार दो कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं। अगली है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर पड़ता है, कर्म की वह संभावना ही नहीं रहती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आशा रोती है। संरचना के आधार पर वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। इसके 5 प्रकार है। संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो। इस वाक्य में आने एक मुख्य क्रिया है, स्वागत करो सहायक क्रिया है। इस प्रकार मुख्य एवं सहायक क्रिया दोनों का संयोग है, अतः इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है। दूसरी है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। और इस नाम धातु शब्द में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हाथ संज्ञा है तो हथिया नाम धातु है और हथियाना क्रिया है। जैसे नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया। अपना सर्वनाम है, अपना नाम धातु है और अपनाना क्रिया है। जैसे विनीता सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है। प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उनसे तालाब का निर्माण करवाया। अतः यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्णकालिक क्रिया जब किसी वाक्य में दो क्रिया प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। जैसे बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा। बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा, वह पढ़कर सो गया। इन वाक्यों में खेलकर खेल मूल धातु प्लस कर पढ़कर एवं पढ़कर पढ़ मूल धातु प्लस कर पूर्णकालिक क्रिया कहलाएगी। पूर्णकालिक क्रिया एक तात्कालिक क्रिया है। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है। धातु प्लस ते से क्रिया पद का निर्माण होता है।
जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया। इसमें आते ही तात्कालिक क्रिया है। कृदंत क्रिया, क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया शब्दों में किसमें क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे चल, चल और लिख क्रिया है जो चल के कृदंत क्रिया बनेगी चलना, चलता, चलकर। लिख की कृदंत क्रिया बनेगी लिखना, लिखता, लिखकर। काल के आधार पर जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के 3 भेद है। भूतकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह विदेश चला गया, उसने बहुत मधुर गीत गाया। भूतकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में होने के संपन्न होने का बोध होता हो भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह विदेश चला गया, उसने बहुत मधुर गीत गाया। वर्तमान कालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता हो वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता हॉकी खेल रही है, विमल पुस्तक पढ़ रहा है। भविष्यकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी। दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा। अगला टॉपिक देखते हैं, आइए। विशेषण, विशेषण क्या है? संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति, वस्तु या विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति वस्तु का यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता ही है, साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। परिभाषा, ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष कहलाता है। जैसे नीला आकाश। छोटी पुस्तक एवं भला व्यक्ति में नीला छोटा एवं भला शब्द विशेषण है तथा आकाश पुस्तक व्यक्ति विशेष है। विशेषण के प्रकार, विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। विशेषण, पहला है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, तीसरा संकेतवाचक, चौथा व्यक्तिवाचक। गुणवाचक, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुराना, कमीज, काला, कुत्ता, मीठा आम। संख्यावाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक, जैसे 1, दूसरा, तीनों, चौगुना आदि। दूसरी है अनिश्चयवाचक अनिश्चय संख्यावाचक, जैसे कई, कुछ, बहुत, सब आदि। तीसरा है परिमाणवाचक, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल या माप का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके 2 उपभेद है। निश्चित परिमाणवाचक, जैसे 2 लीटर, 5 किलो और एवं 3 मीटर आदि। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा आदि। संकेतवाचक, ऐसे शब्द जो सर्वनाम
ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। संकेतवाचक दोबारा देखते। संकेतवाचक ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। चूँकि मूल रूप में ये सर्वनाम है इसलिए ये विशेषण सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं। इन वाक्यों में इस उस तक कोई शब्द सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण है। व्यक्तिवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो मूल रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि ये स्वयं संज्ञा शब्द है किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की ही विशेषता बता रहे हैं। जैसे बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेव, बीकानेरी भुजिया आदि। इनमें बनारसी, कश्मीरी और बीकानेरी ऐसे ही संज्ञा शब्द है जो यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। प्रविशेषण ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, शीला अति विनम्र लड़की है। इन दोनों वाक्यों में परिश्रमी और विनम्र विशेषण है और बहुत वह अति परिविशेषण है, विशेषण की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण ही होते हैं किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण, संज्ञा प्लस प्रत्यय विशेषण। आइए देखते हैं। रंग प्लस ईन रंगीन, राष्ट्र प्लस ई राष्ट्रीय, स्वर्ण प्लस इन स्वर्णिम, बनारस प्लस ई बनारसी, जयपुर प्लस या जयपुरिया। सर्वनाम से विशेषण मैं प्लस एरा मेरा, तुम प्लस हारा तुम्हारा। क्रिया से विशेषण बंधन प्लस ये बंधनीय, लूट प्लस एरा लुटेरा, झगड़ प्लस आलू झगड़ालू। अव्यय से विशेषण बाहर प्लस ई बाहरी, पीछे प्लस ला पिछला। इसको अपनी दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। जय सिया राम।